जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इतिहास से ही क्रांति और क्रांति के जो कारण थे, वो प्रमुख कारण क्या क्या थे, मतलब कि जो कारण थे वो। ठीक है, आज क्लास में हम लोग देखेंगे इटली के ही कारण। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे 1815 के पूर्व इटली, यानी 1815 के पहले इटली कैसा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय फर्स्ट यही है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। तो सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले आप लोग एक चीज बता दें कि अभी जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, नहीं आया कोई कारणवश, बस जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली के एकीकरण, यानी इटली के एकीकरण कह रहा है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी के, ठीक है, यूरोपीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। ठीक है, पहला है इटली और जर्मनी का एकीकरण। ये दो ही घटनाएं था, यानी इटली में एकीकरण और जर्मनी में एकीकरण। कह रहे इनके परिणाम स्वरूप, मतलब इनके एकीकरण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, यूरोप के मानचित्र पर दो नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ठीक है, यानी यूरोप के मानचित्र जो था, पूर्व वाला मानचित्र था, उसमें दो और नए राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है, पहला इटली और दूसरा जर्मनी। मतलब ये यूरोप के मानचित्र पे दो नए राष्ट्र आए सामने। ठीक है, इटली और जर्मनी। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पहले एवं बाद के वर्षों में इन राष्ट्रों ने यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पहले, के पूर्व एवं उसके बाद, ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले और उसके बाद वर्ष में, ठीक है, इन राष्ट्रों ने, कौन राष्ट्रों ने, तो इटली और जर्मनी ने यूरोपीय राजनीति में क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, अब वो क्या था, तो इस चीज को हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, कह रहा है 1815 के पूर्व के इटली, यानी 1815 के पहले का इटली कैसा था, इस चीज को हम लोग देखेंगे। कह रहा है इटली जिसकी राजधानी कहाँ थी, रोम में थी, यानी इटली जिसकी राजधानी कहाँ थी, रोम में स्थित थी। कह रहा है इटली का इतिहास काफी पुराना है, यानी इटली का इतिहास जो है वो काफी पुराना है। ठीक है, हम लोग इतिहास ही पढ़ रहे हैं तो इतिहास पुराना ही होगा। तो उस इतिहासों में इस इटली का इतिहास क्या है, काफी पुराना है। कह रहा है रोमन सभ्यता और संस्कृति का विकास यही हुआ। ठीक है, यानी रोमन सभ्यता और संस्कृति का विकास यहीं से हुआ था। कहां से हुआ था, वो इटली से हुआ था। ठीक है, कह रहा है यह राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों का भी केंद्र था। यानी जो ये इटली था, ठीक है, ये इटली डोसा नहीं, खाने वाला इडली डोसा नहीं, ये राष्ट्र है। ठीक है, कह रहा है ये इटली जो था, यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां तो थी ही, लेकिन उसके अलावा भी इस रोमन सभ्यता का, ठीक है, यानी इस रोम सभ्यता का क्या था, संस्कृति का, गतिविधियों के अलावा क्या था, सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों का क्या था, केंद्र था। मतलब कि यहाँ धर्म से लेकर, ठीक है, और समाज से लेकर सभी क्रियाकलाप का क्या था, ये
केंद्र था। कौन? इटली। ठीक है, तो यूरोप में इटली। तो कह रहा है केंद्र था, कह रहा है कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबियों के प्रधान। ठीक है, कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबियों के प्रधान पोप की शक्ति का केंद्र भी रोम में ही था। ठीक है, यानी धर्मावलंबियों के, कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबियों के प्रधान जो पोप थे, उस पोप की शक्ति का केंद्र कहाँ था? इस रोम में ही था। ठीक है, कहाँ है? यानी रोम मतलब कि इटली। ठीक है, इटली की राजधानी रोम। ठीक है, कालांतर में यह अपना राजनीतिक महत्व खोने लगा। ठीक है, यानी कालांतर में, ठीक है, ये अपना राजनीतिक महत्व क्या करने लगा? खोने लगा, यानी धीरे धीरे खत्म होने लगा। 1815 तक होने लगा। 1815 तक मेटरनी के शब्दों में, किसके शब्दों में? तो मेटरनी के शब्दों में यह भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र बनकर आ गया। यानी कह रहा है 1815 तक के, ठीक है, मेटरनी के शब्दों में यह क्या होगा कि भौगोलिक अभिव्यक्ति का मात्र बनकर रह गया, मतलब कि कहने योग्य रह गया। ठीक है, कह रहा है 1815 में इटली 4 राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त हुआ। यानी इटली 1815 ईस्वी में 4 राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्रों में बट गया। ठीक है, यानी राजनीति के 4 टुकड़े हो गए, मतलब कि इस राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्रों का 4 टुकड़ा हुआ। किसका? इटली का। ठीक है, पहला कह रहा है कि उत्तरी इटली जहां राजतंत्र का प्रभाव था, यानी उत्तर साइड में इटली, यानी उत्तरी इटली। ठीक है, जहाँ क्या था? जहां पर राजतंत्र का प्रभाव था, मतलब वहां राजा का ही शासन चलता। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला क्षेत्र, यानी जो ऑस्ट्रिया थे, ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला क्षेत्र था दूसरा। ठीक है, यानी दूसरा जो राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र बांटा था, तो वो दूसरा क्या था? ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला क्षेत्र, मतलब कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव था उस क्षेत्र में। ठीक है, और तीसरा कह रहा है पोप के अधीन मध्य इटली, यानी पोप के अधीन था, मतलब उस पर निर्भर था। ठीक है, कौन था? तो मध्य इटली। ठीक है, और चौथा कह रहा है दक्षिणी इटली, दक्षिणी इटली जिसमें नेपल्स तथा सिसिली के राज्य के सम्मिलित थे। यानी नेपल्स भी इसमें शामिल था और सिसिली के राज्य भी क्या थे? सम्मिलित थे इस दक्षिणी इटली में। ठीक है, तो ये 4 भौगोलिक क्षेत्र में बटा। ठीक है, इटली तो पहला उत्तरी इटली। ठीक है, दूसरा क्या था? ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला क्षेत्र। तीसरा क्या है? पोप के अधीन। ठीक है, मध्य इटली। और चौथा क्या है? इटली दक्षिणी इटली जिसमें नेपल्स तथा सिसिली के राज्य क्या थे? सम्मिलित। ठीक है, अब कह रहा है नहीं, उसके बाद कि समस्त इटली विभिन्न प्रजातियों, भाषाओं एवं वर्गों में विभक्त है। यानी ये जो इटली था, पूरा इटली कि, ठीक है, पूरा इटली विभिन्न प्रजातियों, ठीक है, भाषाओं एवं वर्गों में क्या था? बटा हुआ। ठीक है, यानी बट कर खंडित हो चुका था। ठीक है, कह रहा है इन्हें एकीकृत करना आसान नहीं था, मतलब ये बटा हुआ था जाति प्रजाति, ठीक है, धर्म भाषा, ठीक है, वर्ग समुदाय के नाम पे अलग अलग, मतलब इसका राष्ट्र बटे हुए थे, लेकिन इनको एकीकृत करना, मतलब इनको जोड़ना, इकट्ठा करना आसान नहीं था। परंतु इटली के राष्ट्रवादियों, ठीक है, यानी इटली के जो राष्ट्रवादी थे, कौन? मेजिनी, काबूल और गैरीबाल्डी। ठीक है, ये राष्ट्रवादियों में ये राष्ट्रवादी थे। पर गैरीबाल्डी के, मतलब इनके प्रयासों से 1870 में इटली एकीकृत संभव हो सका। यानी 1870 में इटली क्या हुआ? आखिर में जाकर सब जुट गया, एक बड़ा
राष्ट्र बना इटली। ठीक है, तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को, ठीक है, यानी इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को, मेजनी की तलवार, ठीक है, यानी मेजनी की तलवार गैरिबाल्डी को, ठीक है, और राजनीतिज्ञ काबुल को कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि इटली का एकीकरण करना आसान नहीं था। ठीक है, जब इटली के राष्ट्रवादी थे कौन, मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी, इनके प्रयासों से क्या हुआ, 1870 में आखिर में जाकर ये क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, मतलब एकीकृत इटली बना। जब ये बना तो उस इटली के एकीकरण का मसीहा, ठीक है, मसीहा कौन, मेजनी, मेजनी की तलवार किसको कहा गया, गैरिबाल्डी। ठीक है, यानी जो एकीकृत इटली का मसीहा थे कौन, मेजनी, उस मेजनी की तलवार, ठीक है, कौन, किसको बोला गया, गैरिबाल्डी को। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और राजनीतिज्ञ, मतलब उस मेजनी का राजनीतिज्ञ किसको बोला गया, काबुल को। ठीक है, यानी ये जो तीन राष्ट्रवादी थे ना जी, मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी। ठीक है, तो इस मेजनी के तलवार किसको कहा गया, गैरिबाल्डी को, और इसका राजनीतिज्ञ किसको कहा गया, काबुल को। ठीक है, कहा जाता है, कहा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ नेपोलियन बोनापार्ट से माना जाता है। यानी इटली का एकीकरण का प्रक्रिया का आरंभ, ठीक है, मतलब शुरुआत थी, ठीक है, किसको माना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इन्हीं से माना जाता है। कह रहा है उसे इटली में किसे, तो नेपोलियन बोनापार्ट को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद का क्या माना जाता है, जन्मदाता। कहाँ का, इटली का। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो यानी इटली का राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, बोनापार्ट का है या नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, माना जाता है। कारण उसने इटली में राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र की भावनाओं को जागृत किया। यानी किसने, इस नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इटली में, ठीक है, कहा, तो इटली में राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्रवाद की भावना को जागृत किया। मतलब इन लोगों के बीच में, ठीक है, एक दो चीज जगाया, ठीक है, कि राष्ट्रवाद और दूसरा लोकतंत्र की भावना उन लोगों के बीच क्या हुआ, जागृत किया, मतलब कि जगाया। ठीक है, कर रहा है पुनः जागरण और बुद्धिवाद की भावना, बुद्धिवाद की भावना का विकास भी नेपोलियन के आक्रमणों से हुआ। कर रहा है पुनः जागरण, ठीक है, और बुद्धिवाद की भावना का विकास किससे हुआ, नेपोलियन के आक्रमणों से हुआ। कह रहा है उसने इटली में ट्रांसपेंडन गणराज्य और सिसिलपाइन गणराज्य की स्थापना कर इटली की भावी एकीकरण की नींव रख दी। ठीक है, यानी इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने ही, ठीक है, ट्रांसपेंडन गणराज्य और सिसिलपाइन गणराज्य की स्थापना कर, ठीक है, इटली में के भावी एकीकरण की नींव रख दिया। मतलब इसने ही क्या किया था, इटली को एकीकृत करने का पहली बार नींव रखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, जो कि आज की क्लास जो कि VBA क्वेश्चन है। ठीक है, इटली साथ में मेजनी, गैरिबाल्डी और कब, ये इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, हर एक साल में कोई ना, मतलब हर एक साल ये क्वेश्चन, मतलब इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो अगर इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो इतिहास में ये चीज जानना जरूरी है।
ठीक है, बस आज क्लास में इतना ही। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 1815 के बाद, यानी हम लोग देखें 1800 से पहले के पूर्व का इटली कैसा था, लेकिन अब लोग इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वीडियो यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1815 के बाद की इटली कैसा था, किस प्रकार का। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।